Our next method of research is case study method. Case study method is yet another method of research in psychology where a researcher does an in-depth study of a particular case. वो particular case इस तरह के होते हैं which are less understood phenomena, okay, जिनके बारे में ज़्यादा knowledge नहीं है लोगों को, तो उन पे रिसर्च की जाती है so that we can have critical information or new information about that less understood phenomena. Right, so cases can be of any person with distinguishing characteristic like anyone who is suffering from psychological disorder or any well-known personality like creative writer हो गए रविंद्रनाथ टैगोर और एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए या फिर महात्मा गांधी. इट कैन बी एनीवन. ओके, जो केसेस हम सेलेक्ट करते हैं केस स्टडी के लिए वो हमें वो अपने आप में यूनिक होते हैं. ओके, और उनकी वजह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है. तो हम क्या करते हैं जब हम केस स्टडी करते हैं तो जो डाटा कलेक्शन का जो मेथड होता है वो इस तरह का होता है कि हम डिफरेंट मेथड्स यूटिलाइज करते हैं फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ दोज पर्सन who in some way or the other might be associated with the one on which we are conducting our case study. राइट, जिस भी पर्सन की हम केस स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं जो उससे जुड़े लोग हैं उन पर जो है हम क्या करते हैं उनके थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं, उनके थ्रू जो है हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. तो जो केस स्टडी है इट प्रोवाइड्स अ नरेटिव काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, डिटेल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन दैट पर्सन लाइफ. राइट, कलेक्शन किसी भी तरह से कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू, सो दैट जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है वो अपने आप में रिच हो, रिच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो. एक और बात और है कि हमेशा जो है ज़रूरी नहीं होता कि हम रिसर्च कर रहे हैं तो कोई एक ही मेथड यूज़ करें. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 मेथड यूटिलाइज़ करें सो दैट वी कैन गेट द रियल पिक्चर ऑफ द फिनोमेना. अंडरस्टूड. जैसे कि अगर हम जो है महात्मा गांधी के बारे में ही जो है केस स्टडी कर रहे हैं, इस तरह की केस स्टडी अगर हम किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे कर रहे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं, किसी वजह से वो वेल नोन हैं, तो वो सिंपल जनरल केस स्टडी होती है. ठीक है, लेकिन अगर हम जो है वो किसी ऐसे पर्सन पे कर रहे हैं जिसका जो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, तो वो उन्हें हम क्लिनिकल केस स्टडी कहते हैं. जैसे अगर मैं किसी डिप्रेस इंडिविजुअल पे कर रही हूँ या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है पर्सन उस पे कर रही हूँ तो वो हमारी क्लिनिकल केस स्टडी होती है. अंडरस्टूड. अगर कोई बहुत ज़्यादा नोन पर्सनैलिटी है जो मेरी फेवरेट भी है, अगर मुझे उस पर जो है केस स्टडी करनी होगी तो वो जर्नल से केस स्टडी होगी. उसमें आप उनके लाइफ्स के इवेंट को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि बचपन से लेकर अब तक क्या क्या जो है उनकी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं और किस किस तरह से जो है ना उन्होंने चैलेंजेस फेस करे, क्या क्या उन्होंने किया. तो वो उनके हर एक फेज़ ऑफ लाइफ के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द पर्सन वो इन वन वे और द अदर आर रिलेटेड विद दैट पर्सन. ओके, और वो डाटा कलेक्शन का मेथड होगा हमारा इधर वी विल कंडक्ट एन इंटरव्यू और वी विल डू ऑब्जर्वेशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्सेट्रा. राइट, सो केस स्टडी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है साइकोलॉजी में और इसके बेसिस पे बहुत सारी थ्योरीज़ भी डेवलप हुई हैं. जैसे सिगमंड फ्रॉइड है, ये वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हैं और जितनी भी इनकी थ्योरी डेवलप हुई हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वो ज़्यादातर इन्होंने केस स्टडी के थ्रू ही जो है डेवलप की है. अंडरस्टूड. You understood that case study provide in-depth analysis, okay, in-depth information about a person life or about a phenomena, but here one thing is to be noted that one must not generalize on the basis of individual cases. right, मतलब कभी भी जो इंडिविजुअल केस हुआ है उसके बेसिस पे किसी भी इंफॉर्मेशन को जर्नलाइज नहीं कर देना चाहिए कि हाँ ये सभी पर लागू होता है या ऐसा ही होता है. ओके, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है जो एक पर्सन के साथ हो रहा है या जो एक पर्सन ने जो है एक्सपीरियंस किया वो सभी के साथ हो या ऐसा ही सबके साथ होता हो. अंडरस्टूड. तो जब भी हम केस स्टडी करते हैं तो वी शुड केयरफुली प्लान अबाउट द डाटा कलेक्शन, ये किस तरह से हम डाटा कलेक्शन करेंगे. और जब भी डाटा कलेक्शन किया जाए तो वो डिफरेंट जो है रिसर्चर्स के थ्रू होना चाहिए और डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ डाटा.
After all the data have been collected, the next job of researcher is to analyze the data. और वो analysis of data होता है दो मेथड के थ्रू, either quantitative method और qualitative method, राइट। जो डाटा भी अपने आप में मेरे पास आया है, जो भी कोई नंबर्स आए हैं, वो अपने आप में उनका कोई मीनिंग नहीं होता अनलेस उनके बेसिस पे जो है कंक्लूजन ड्रॉ ना किए जाएँ। तो जैसे कि अगर मैंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया साइकोलॉजिकल टेस्ट से, क्वेश्चनर से, उन सब की जो है मैंने फिर स्कोरिंग करी एज सच जैसे मैनुअल में था, या तो मैंने 1 दिया है राइट आंसर को और नो को दिया है 0। इसके बेसिस पे एट द एंड ऑफ द डे जो रिसर्चर है वो कैलकुलेट कर लेता है, टोटल एग्रीगेट स्कोर निकाल लेता है। जो एग्रीगेट स्कोर है वो बताता है कि उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जिसको मैं मेज़र कर रही थी उस पर मेरा पार्टिसिपेंट या रिस्पोंडेंट कहाँ स्टैंड करता है, जैसे इंटेलिजेंस के उसमें, ओके। एंड इन डूइंग सो जो रिसर्चर है वो कन्वर्ट करता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर्स में। तो ये जो मेथड है क्वांटिटेटिव मेथड, इसका मतलब ये है यहाँ पे जो भी मेरा डाटा होता है वो क्वांटिटी में होता है या नंबर्स में होता है। और इस तरह के मेथड को एनालाइज करने के लिए, इसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड आपने शायद से 10th में पढ़े हो, मीन, मीडियन एंड मोड, या सेंट्रल टेंडेंसी, वो जो है आप आगे ज़्यादा पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बेस पे हम जो है कोरिलेशन फाइंड आउट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें जो है फाइंड आउट करते हैं। और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। उसके बेसिस पे हम जो भी वो डाटा है, जो भी वो नंबर है, उसे मीनिंग असाइन करते हैं। और तब फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है उसे एवरेज परफॉर्मेंस से जो है कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं और फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड। दूसरा है हमारा क्वालिटेटिव मेथड, है हमारा क्वालिटेटिव मेथड। अब क्वालिटेटिव मेथड में बेसिकली हमारे पास नंबर्स में जो है डाटा नहीं होता। जैसे कि अगर आपने कोई एक ऐसी रिसर्च की है जहाँ पे आप किसी का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, आप उन, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे जो वर्कर्स हैं जो अपने घर जाने के लिए पैदल निकल चुके हैं। अगर आप कभी उन पर केस स्टडी करें तो अगर आप उनके एक्सपीरियंसेस, उनके इमोशंस, जो भी उन्होंने गो थ्रू किया है, अगर आप वो जानना चाहें तो उसके लिए आप जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो शायद नंबर्स में ना हो। क्यों? क्योंकि उसमें आप जो है जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे या तो वो किस तरह से होगा, उनका आप इंटरव्यू लेंगे जिसमें वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो वो क्या होता है, उस तरह की कंडीशन में हमारे पास जो डाटा आता है वो क्वालिटेटिव डाटा आता है, जिसे हम नरेटिव की फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, नरेटिव की फॉर्म में रखना मतलब इसमें हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो भी हमारा इंडिविजुअल है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं वो खुद जो है अपनी स्टोरी बताए इन देयर ओन वर्ड्स, और उसके बेसिस पे जो है मैं है उसमें से एक्सपीरियंस को जो है समझूं, राइट। तो जो भी मेरा क्वालिटेटिव मेथड होता है उसमें जब हम इमोशंस को या एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं तो हम नरेटिव मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस पे जो है फोकस करते हैं, नरेटिव एनालिसिस करते हैं। नरेटिव एनालिसिस का मतलब यही होता है टू फोकस ऑन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एज टोल्ड थ्रू देम इन देयर ओन स्टोरीज, राइट। सो दैट आई कैन ड्रॉ द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और वो भी किसी एक इंडिविजुअल से नहीं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पे वो कंडक्ट किया जाता है। दूसरा इसमें मेथड आता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस का मतलब यही है कि जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, जो भी मुझे कम्युनिकेट किया गया है, चाहे स्टोरीज़ के फॉर्म में है या एक्सपीरियंस के फॉर्म में है या मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो है, या स्पीचेस हैं या टेक्स्ट हैं, जो भी मुझे मिला है वो रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन है। उसमें मैं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी बार कही गई है। फॉर एग्जांपल, अगर पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं, जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, उसमें किस पॉलिटिकल लीडर ने कितनी बार अनएम्प्लॉयमेंट टर्म यूज़ किया, कितनी बार जॉब का टर्म यूज़ किया, ये क्या है, कंटेंट एनालिसिस, राइट। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम कैटेगरीज जो है बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और डाटा का कुछ मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टूड। तो जो एनालिसिस ऑफ डाटा होता है वो कितने मेथड से होता है, दो टाइप से, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड वो होता है जहाँ पे हमारे पास नंबर्स में डाटा होता है और हम उसे एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड, सो दैट हम उस डाटा को, उस नंबर को कोई मीनिंग असाइन कर सकें, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकें। अंडरस्टूड। और नेक्स्ट था हमारा क्वालिटेटिव मेथड।
वो मेथड जब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो नंबर्स में नहीं है, या तो वो एक्सपीरियंसेस के बेस पे है या स्टोरीज़ के बेस पे है, जब हमने जो है किसी के एक्सपीरियंस स्टडी करने, किसी की सफरिंग्स जाननी है, तो तब हम क्या करते हैं, हम क्वालिटेटिव मेथड को यूज़ करते हैं, जिसमें नैरेटिव एनालिसिस होता है, जहाँ पे हम स्टोरीज़ के फॉर्म में जो है लोगों के एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं, या फिर कंटेंट एनालिसिस के थ्रू जो भी रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये दो मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा होते हैं साइकोलॉजी में, और ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब किसी भी फिनोमिना को बहुत अच्छे से समझने के लिए जो भी रिसर्चर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी डाटा या बोथ दी मेथड यूज़ करता है, ठीक है, जिससे जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें उस पर्टिकुलर फिनोमिना की। अंडरस्टूड।